Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं? नॉर्टन थ्योरम या नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय से पहले आप थेवेनिन प्रमेय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थेवेनिन प्रमेय अगर आपने पहले पढ़ रखी होगी तो ये जो प्रमेय है आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। हर थ्योरम का कोई ना कोई क्या होता है स्टेटमेंट, वो कहना क्या चाह रही है ना। तो देखो ये थ्योरम क्या कह रही है कि विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्वि टर्मिनल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें क्या होंगे, स्रोत होंगे, हमारे पास वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत होंगे, एनर्जी सोर्स होंगे यानी कि, है ना, और रेजिस्टेंस तो लगे ही होंगे। उस नेटवर्क को हम एक दूसरे परिपथ से व्यक्त करेंगे जिसमें एक धारा स्रोत लगा होगा और क्या लगे होंगे, हमारे पास Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा लगी होगी। और वो कैसे लगी होगी, देखो कैसे लगी होगी, समांतर क्रम में। ठीक है, धारा जनित्र से उत्पन्न धारा I इक्विवेलेंट का मान टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के समान होगा। I इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, लघुपतित धारा होगी ये टर्मिनलों के बीच में, तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों, Z इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा के बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों टर्मिनलों के बीच में हम क्या देखेंगे, प्रतिबाधा देखेंगे, जबकि स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम करने वाले हैं किसमें, डेरिवेशन में। तो देखो कैसे करते हैं, आप स्टेप समझ लो, बस ये अपना आप हो जाएगा। इसे तो याद करना है, आपको लिखना है स्टेटमेंट जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना। तो प्रूफ कैसे करते हैं हम, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं इस स्टेटमेंट की। इसके लिए सबसे पहले हम एक जाल ले लेते हैं। ये मान लो क्या है, Z1 है, यहाँ क्या लग रहा है, Z2 लग रहा है, यहाँ पर क्या है, Z3 है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध ZS है, यहाँ आपके पास एक सोर्स है क्या, E वोल्टा स्रोत लगा हुआ है, यहाँ आपके पास क्या है, एक प्रतिबाधा क्या है, ZL है। अब इसको आपको किससे सोल्व करना है, नॉर्टन थ्योरम से सोल्व करना है। कल भी बताया था मैंने, ZL क्या होता है, ZL वह प्रतिबाधा होता है, इम्पीडेंस होता है, जिसके लिए हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें धारा का मान क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। नॉर्टन जो थ्योरम है ना, इसकी सहायता से ही सर्किट का विश्लेषण करते हैं हम, परिपथ का विश्लेषण करते हैं और परिपथ में धारा या करंट की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो ये ZL जो होगा ना हमारे पास, वो होगा जिसके लिए हमें क्या करनी है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो नॉर्टन थ्योरम में भी हमारे पास क्या होती है, स्टेप होती है। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले कि जो लोड है ना, लोड प्रतिबाधा या लोड इम्पीडेंस जो होता है, ठीक है, ZL को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। ZL को क्या करते हैं, हटा देते हैं। सबसे पहले ZL को क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, ZL को हटा दोगे, ZL को हटा दोगे तो ये परिपथ कैसे बनेगा, देखो Z1 रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास, Z2 रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, Z3 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, ZS रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, सोर्स रह जाएगा E, और ये रह जाएगा, इसका नाम दे दिया टर्मिनल A और टर्मिनल B। ठीक है, तो ये A और B खुल गए हमारे पास। अब देखो ये A और B जो टर्मिनल है ना, इसी के बीच में Z इक्विवेलेंट ज्ञात करना है और I इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। क्लियर है ये वाली बात। Z इक्विवेलेंट तो मैंने आपको किस में भी बताया था, थेवेनिन में। अब पहले हम I इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, स्टेप सेकंड क्या कहती है,
स्टेप सेकेंड, आई इक्विवेलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के क्या होगा, समान होगा। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, तो ये सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, आई इक्विवेलेंट, ठीक है, का मान ज्ञात करते हैं, आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं। और आई इक्विवेलेंट क्या होती है हमारे पास, टर्मिनलों के मध्य लघुपतित धारा होती है, ठीक है। ये प्रोसीजर है किसका, नॉर्टन थ्योरम का। लघुपतित क्या होती है, धारा होती है। तो आई इक्विवेलेंट का कैसे मान ज्ञात करेंगे हम नॉर्टन में, यहाँ क्या लग रहा है हमारे पास, Z1 लग रहा है, Z1 लगा दिया। यहाँ क्या लग रहा है हमारे पास, Z3, तो Z3 लगा दिया। यहाँ क्या लग रहा है हमारे पास, प्रतिबाधा ZS, तो ZS लगा दिया। यहाँ सोर्स लग रहा है प्लस माइनस E, तो E लगा दिया। और इसके बाद हमारे पास ये इधर जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक प्रतिबाधा लग रही है Z2, और ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल। आई इक्विवेलेंट जब भी ज्ञात करोगे ना, तो कैसे ज्ञात करोगे आप, ये जो टर्मिनल आपने खुले किए ना, लोड हटाया है, इनके बीच में आप क्या जोड़ दो, एक तार जोड़ दो। क्या कर दो, तार जोड़ दो। अब इसमें से जो इसे बोलते हैं लघुपतित करना, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलते हैं इसे, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित करना बोलते हैं। तो लघुपतित कर दिया, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी ना, वो करंट क्या होगी, आई इक्विवेलेंट होगी, यानी ए से बीच में जो करंट फ्लो होगी ना, वो आई इक्विवेलेंट होगी। अब ये देखो, ये तो बिल्कुल सेम हम पहले सोल्व कर सकते हैं ना पास विश्लेषण से। आई इक्विवेलेंट निकालने के लिए दो लूप दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप पास विश्लेषण लगाओ। पास विश्लेषण के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों लूपों में धारा की डायरेक्शन एक ही माननी होगी। पहले लूप में धारा मान लो I1, दूसरे लूप में धारा मान लो, करंट मान लो, कितनी मान ली, I2। अब देखो आई इक्विवेलेंट क्या है, आई इक्विवेलेंट, ये I2 करंट जो फ्लो होगी ना, इसी तार में से तो जाएगी ये I2 करंट। तो I2 का मान ज्ञात कर लो, वो ही क्या है, आई इक्विवेलेंट है। जो ये लघुपतित धारा है ना, ये जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ जो टर्मिनल पर धारा बह रही है ना, वो आई इक्विवेलेंट, वो I2 ही है, क्योंकि I2 ही बह रही है वहां पर। तो पास विश्लेषण लगाते हैं हम, और इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो ये पहला लूप है, इसमें कितने टर्मिनल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी 4 पॉइंट है। तो अब आप इसमें क्या लगाओ, KVL लगाओ। किसमें, लूप फर्स्ट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि I2 आई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाए। वो कौन कहता है, नॉर्टन थ्योरम कहता है कि भैया आप आई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से स्टार्ट करो, देखो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव। यहाँ से स्टार्ट किया -E, कुल वोल्टता निकालनी है, ऊपर गए। अब देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही बह रही है इसमें, तो ऊपर की तरफ गए तो कैसा आएगा, प्लस क्या, ZS, करंट कितनी मानी है, इंटू I1। फिर इधर गए तो वही करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, Z1 इंटू I1। फिर नीचे आए प्लस Z3। अब देखो करंट की डायरेक्शन पहले लूप में I1 की नीचे, दूसरे लूप में ऐसे करंट ऊपर जाएगी, तो Z3 में I1 तो प्लस का लेना है और I2 कैसा ले लो, माइनस का। और फिर यहाँ घूम के यहाँ इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको सोल्व करते हैं, -E प्लस ZS इंटू I1 प्लस Z1 इंटू I1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। पहले I1 वाले ले लेते हैं, ये I1 कॉमन ले लेंगे, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू क्या, I1, और ये क्या है -Z3 इंटू क्या, I2। E को अपोजिट वहाँ ले जाते हैं इक्वल के बाद, E इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब लूप सेकंड लेते हैं। लूप सेकंड में लगाओ, देखो इसमें भी कितने पॉइंट्स है, आप खूब, मैंने आपको लूप विश्लेषण पढ़ा दिया है, रट गया होगा आपके, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट भी ऐसे ही बह रही है, देखो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप ऐसे चलोगे तो क्या आएगा, प्लस का
Z2 इंटू क्या I2। फिर इधर से आएंगे और ऐसे जाएंगे और फिर इधर ऊपर जाएंगे। अब जब ऊपर जाएंगे तो I2 तो ऊपर ही जा रही है लेकिन I1 विपरीत में आ रही है, तो प्लस Z3। हम तो कौन सी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, I2 की में। तो I2 कैसा होगा इस लूप में, पॉजिटिव, और I1 कैसा होगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये आ जाएगा Z2 इंटू I2 प्लस Z3 इंटू I2 माइनस Z3 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी देख लेना, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हम नॉर्टन पढ़ रहे हैं ना। तो ये आएगा माइनस Z3 इंटू क्या, I1, और देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, I2, तो ये क्या बन जाएगा, Z2 प्लस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब आपको इसको सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट तो सिंपल है, बस उसको जो हम स्टेप्स कर रहे हैं वही स्टेटमेंट है हमारा, कि I इक्वलेंट फाइंड आउट करेंगे और Z इक्वलेंट। अब इक्वेशन 2 से देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से किसका मान, I1 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे I1 की वैल्यू, देखो इसको इक्वल के बाद ले जाओगे तो Z3 इंटू I1 इज इक्वल टू किसके आएगा, Z2 प्लस Z3 इंटू किसके, I2 के। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, I1 की। क्या आएगी I1 की वैल्यू, Z2 प्लस Z3 और Z3 से क्या डिवाइड इंटू I2। समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से हमने I1 की वैल्यू निकाली और किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, पुट करने पर, है ना। तो रखते हम, देखो क्या बनेगा, ZS बन रहा है, ये ZS है, प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है, इंटू I1 की वैल्यू ये है क्या, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू क्या, I2। फिर आ रहा है क्या, माइनस Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, E। इसका एलसीएम लेते हैं हम, ये आएगा Z3 से Z3 कैंसिल, तो ये बनेगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है, इंटू Z2 प्लस Z3, और ये किससे मल्टीप्लाई है, I2 से, माइनस Z3 इंटू, अब देखो ये Z3 से Z3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा Z3 स्क्वायर इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, E। सोल्व करते हैं, देखो इसको, इनको सोल्व कर लेते हैं पहले हम, I2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या बनेगा, देखो Z2 को इससे गुना करो, ZS इंटू Z2 को इससे करो Z1 Z2 को Z3 से किया Z2 Z3 प्लस Z3 को ZS से किया ZS इंटू Z3 को Z1 से किया Z3 इंटू Z1, और Z3 को Z3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, Z3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ बाहर किससे, I2 माइनस Z3 स्क्वायर इंटू I2 इज इक्वल टू E, और अपोन में क्या है, Z3 है। इधर इससे मल्टीप्लाई कर लें I2 से आप, या फिर हम देखो सीधा पता लग रहा है, ये Z3 स्क्वायर को I2 से जब आप गुना करोगे और ये Z3 स्क्वायर I2 है, तो ये Z3 से ये Z3 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी के पद बच जाएंगे ये हमारे पास, कौन कौन सा, ZS इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस ZS इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। यहाँ क्या है, I2 इज इक्वल टू, ये Z3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z3 इंटू E आ जाएगा, ठीक है, Z3 इंटू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Z3 इंटू E अपॉन Z3 इंटू E, इसका डिवाइड कर देंगे, ZS इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस ZS इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। तो ये I2 ही क्या है हमारे पास, लघुपतित धारा है, कौन सी, I इक्वलेंट। क्लियर है ये वाली बात।
तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, जब हम नॉर्टन पढ़ेंगे तो स्टेप सेकंड में हम आई इक्विवेलेंट का मान निकालते हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 3। देखो स्टेप 3 जब हम सोल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास स्टेप 1 दिखाई दे रही है आपको, स्टेप 1। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं। जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं जब स्रोतों को किससे व्यक्त कर दिया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से, इंटरनल इम्पीडेंस से, आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त किया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से व्यक्त किया जाए। तो देखो इसको समझना, आपके पास यही था ना हमारे पास परिपथ खुला हुआ, स्टेप फर्स्ट वाला परिपथ देखना है आपको, ठीक है। यही था स्टेप फर्स्ट वाला परिपथ। क्या था स्टेप फर्स्ट में, देखो यहाँ था हमारे पास Z1, ये था हमारे पास Z2, ये टर्मिनल A था। यहाँ क्या था Z3, ये टर्मिनल क्या था B था। यहाँ क्या लग रहा था ZS, और ये क्या था प्लस माइनस E था। यही थी ना स्टेप फर्स्ट आपकी। अब बोल रहा है जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए जब स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा, स्रोत कितना है देखो एक ही है ना, तो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा मैंने बताई थी। कैसे बनाओगे परिपथ, देखो Z1 बच जाएगा, यहाँ क्या बनेगा Z2 बन जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा Z3 बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ZS बन जाएगा। अब ये जो सोर्स होता है ना, ये कौन सा वोल्टा स्रोत, इसको सिंपल एक तार से जोड़ दो बस, और ये A और ये क्या B बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। मतलब स्रोतों को किससे व्यक्त करना है, आंतरिक प्रतिबाधा से। जब वोल्टा स्रोत होता है ना, वोल्टेज सोर्स होता है ना, तो उसको तो हम क्या करते हैं, सिंपल शॉर्ट कर देते हैं, सिंपल तार से जोड़ देते हैं। और जब धारा स्रोत होता है यहाँ पर करंट सोर्स होता, तो इसको खुला छोड़ देते हैं ऐसे। अभी तो कौन सा है, लेकिन वोल्टा स्रोत है, तो इसको केवल क्या कर देना है, सिंपल तार से क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, आई इक्विवेलेंट हमारा ज्ञात हो ही गया स्टेप सेकंड में। अब हमें जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई जेड इक्विवेलेंट होता क्या है, भाई कुल प्रतिबाधा होती है ये जेड इक्विवेलेंट। यहाँ से देखो आप, जेड इक्विवेलेंट ही तो मिलेगा हमारे पास। जेड इक्विवेलेंट क्या होता है, इन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होता है। क्लियर है ये वाली बात। और देखो इसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन निकालने के लिए मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया था, फिर भी देख लो। यहाँ ए और बी के बीच में कैसे निकालोगे, यहाँ से करंट मानो आई, ये करंट यहाँ जाएगी, यहाँ कितने भागों में बट रही है, 2 भागों में। यहाँ गई I1 और यहाँ गई I2 गई। इसको मैंने थेवेनिन थ्योरम में बताया था आपको ना। अब देखो I1 करंट Z1 में भी जा रही है और किस में जा रही है, ZS। तो ZS और Z1 श्रेणी क्रम में होते हैं, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं हम, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से जोड़ते हैं। तो क्या बनेगा बताओ, ये Z2 है, Z2 की जगह तो हमने क्या लिख दिया, Z2 ही लिख दिया। फिर ये Z1 और ZS से ये पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, Z3 लगा हुआ है, Z3 लगा दिया। यहाँ पर क्या है, A है और यहाँ B है, और इन दोनों को एक बना दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों जुड़ गए। ये कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, जो Z1 में बह रही है वही ZS में बह रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ZS प्लस Z1 होगी। अब ये दोनों जो रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, वो कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। कैसे निकालते हैं समांतर क्रम, इन दोनों का एक बना लो आप। कैसे निकालते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मैं निकाल के दिखा देता हूँ फिर भी। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू
जेड एस प्लस जेड वन आर टू की वैल्यू 1/Z3 1/R इज इक्वल टू, लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, Z3 जेड एस प्लस क्या आ जाएगा Z1, ZS1 से ये कट गया तो ये आ जाएगा Z3, और Z3 से ये Z3 कट गया, ZS प्लस Z1, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, Z3 ZS प्लस Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1। पहले की क्लास में कर चुके हैं, ये क्लास नहीं इस क्लास को देखने से पहले की क्लास और देख लेना है ना। तो इन दोनों का एक बना दिया, तो अब बताओ क्या बन जाएगा। यहाँ तो है हमारे पास क्या Z2, ये है A टर्मिनल, और अब इन दोनों का एक बना दिया तो एक जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये क्या हो गया हमारे पास B, और इसकी वैल्यू क्या होगी Z3 ZS प्लस क्या Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1, ठीक है, Z3 प्लस ZS प्लस क्या Z1, ठीक है, और ये कितना है 3 है, कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर आप कोई करंट मानोगे ना तो ये एक ही करंट बहेगी, Z2 और Z, ये दोनों कैसे हो गए श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से देखेंगे तो टोटल प्रतिबाधा कितनी आएगी, Z इक्विवेलेंट का मान इनको जोड़ दो तो क्या आएगा Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस Z1। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बना दिया हमने किसका, प्रतिरोधों का, और पहले की क्लास में भी हम ऐसा बना चुके हैं। तो Z इक्विवेलेंट निकल गया और I इक्विवेलेंट भी हमारे पास क्या हो गया, निकल गया। तो स्टेप थर्ड आपको याद रखनी है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, हमें Z इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली है। अब लास्ट स्टेप आती है नॉर्टन की, जो स्टेटमेंट कहता है, वो क्या कहता है स्टेप 4 में, कि अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास I इक्विवेलेंट है, एक तो I इक्विवेलेंट है, दूसरा Z इक्विवेलेंट है, और तीसरा ZL को हम कौन से क्रम में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। तो संयोजित कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले I इक्विवेलेंट क्या है, धारा ही तो है ये, तो I इक्विवेलेंट हमने एक स्रोत लगा दिया, क्या I इक्विवेलेंट, क्लियर है। इसके पैरेलल में लगा देना है आपको क्या, Z इक्विवेलेंट, और इसके पैरेलल में लगा देना है आपको ZL। ZL क्या था भाई हमारे पास, ZL वो है जिसके लिए हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ZL वो है जिसके लिए हमें धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ZL वो प्रतिरोध होता है जिसके लिए धारा का मान क्या करना होता है, हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, अब ये I इक्विवेलेंट क्या है, धारा स्रोत है, इससे धारा आ रही है और यहाँ से दो भागों में बटेगी, कुछ यहाँ आ जाएगी, कुछ यहाँ आ जाएगी। ZL में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो यहाँ धारा आ रही है कितनी, IL। जैसे यहाँ I इक्विवेलेंट से धारा गई, धारा जब आएगी दो भागों में बटेगी, यहाँ जो धारा गई ना उसका मान मैंने क्या मान लिया, IL। तो ZL में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, मैंने माना ZL में IL धारा प्रवाहित हो रही है, IL का ही तो मान ज्ञात करना है। तो IL का मान कैसे ज्ञात करोगे आप, IL का मान ज्ञात करने के लिए इसमें धारा विभाजन का नियम लगाओगे, जो कि मैंने आपको पहले की क्लास में बताया भी है। धारा विभाजन का नियम, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, टोटल करंट देखते हैं, कुल धारा देखते हैं, कितनी है कुल धारा, I इक्विवेलेंट, ये लिख देते हैं I इक्विवेलेंट, जिसके लिए धारा ज्ञात करनी है। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, IL, ZL के लिए। वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, Z इक्विवेलेंट है।
तो जेड इक्विवेलेंट लिख देते हैं अपॉन, इसके बाद टोटल प्रतिबाधा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो इस तरीके से क्या ज्ञात कर लेंगे, धारा। बस अब आप इसमें किसका मान रख दो, आई इक्विवेलेंट का। आई इक्विवेलेंट ये रही, क्या है, Z3 इंटू ई अपॉन ZS प्लस Z2, सॉरी ZS इंटू क्या, Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z3 इंटू क्या, Z1, Z3 इंटू Z1 और Z3 इंटू ZS, Z2 इंटू Z3 इंटू किसका मान और रखना है, जेड इक्विवेलेंट का। जेड इक्विवेलेंट का मान क्या है, ये है, इंटू करके जेड इक्विवेलेंट का मान लिख दो, क्या है, Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1, मतलब पूरा का पूरा तो हम कर सकते हैं, अपॉन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, Z3 प्लस ZS प्लस Z1। ये किसका मान लिख दिया हमने, किसका मान है ये, जेड इक्विवेलेंट का वैल्यू ये रख दो आप, आई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट गुना हो रही है ना, दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, अपॉन फिर जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, Z2 प्लस Z3 और ZS प्लस Z1 अपॉन Z3 प्लस ZS प्लस क्या, Z1 और प्लस क्या है, ZL है। तो ये हमारे पास क्या है, करंट है, किससे, ZL से प्रवाहित धारा है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्टन थ्योरम है। नॉर्टन थ्योरम में क्या किया हमने, शुरू में एक परिपथ लिया था, उस परिपथ को एक दूसरे परिपथ में बदला है जिसमें एक आई इक्विवेलेंट लगा होता है और समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट लगा होता है। आई इक्विवेलेंट का मान क्या होता है, टर्मिनलों के बीच में लघुपतित धारा। जेड इक्विवेलेंट क्या होती है, टर्मिनलों के बीच में कुल प्रतिबाधा होती है। और लास्ट में ZL लगा देते हैं समांतर क्रम में, ZL में जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है, यही कौन सी प्रमेय है, नॉर्टन प्रमेय है। एग्जाम में आएगी तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है और पूरा एज इट इज सोल्व करना है। बाकी हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।